हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिफ्थ लेक्चर अपने इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का RS 2023 प्रीलिम्स के लिए आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने फंडामेंटल राइट्स की बात कर चुका हूं और प्रियम्बल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, क्लासेस को पीछे से लगाते हुए आइएगा, तभी नेक्स्ट क्लासेस का आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर क्लास एक दूसरी क्लास से इंटरलिंक होती है। ठीक है, और मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और क्या इंप्रूवमेंट क्या आप लोगों को चाहिए और क्या चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, और जितना भी मैंने PDF में मेंशन करा है इतना कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है आपके RS प्रीलिम 2023 के लिए। ठीक है, जो भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होंगे टू द पॉइंट डिस्कस होंगे, जो भी मैंने यहाँ पे बात लिखी है और जो भी मैंने पॉइंट यहाँ पे बात डाले हैं PDF में, वो आपके टोटली प्री के ओरिएंटेड डाले गए हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 2003 से लेके और 2021 तक। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बेसिकली 2 थीम पे क्वेश्चन आए हैं कि ये आर्टिकल जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, इस आर्टिकल में कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं, या ये पर्टिकुलर केस किस से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये केस भी मैं डिस्कस करूंगा और ये आर्टिकल भी मैं डिस्कस करूंगा। यही 2 ही थीम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 के 6 क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने इस इजी फॉर्मेट में आपको सारे आर्टिकल प्रोवाइड करवा दिए हैं कि आप इजीली उन चीज़ों को रिमेंबर कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ देखो, आर्टिकल आपको रटने पड़ेंगे, आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो रहा है RS प्री में। ठीक है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन के साथ सुनना। ठीक है, और जो भी यहाँ पर रेड कलर में मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन करा है उसको ऐसे का ऐसे याद रखना है, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस मत करना। ठीक है, जो भी PDF में प्रोवाइड करा है उसको प्लीज़ ऐसे का ऐसे याद कर लेना, आपका डेफिनेटली RS प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। ठीक है, सेकंड चीज़, इसके नोट जो हैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड सब्सक्राइब चैनल, शेयर अ वीडियो, उससे मैक्सिमम लोगों को जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। पूरी फ्री सीरीज चल रही है RS प्रीलिम 2023 को लेके, चाहे वो इंडियन वाला पार्ट हो चाहे वो राजस्थान वाला पार्ट हो। टोटल सिलेबस होगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था सिलेबस सामने रखिएगा, जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उनको कट करते चलिएगा। ठीक है, एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और अच्छा फिल्टर कंटेंट आपके लिए डेवलप हो और अच्छा फिल्टर कंटेंट मैं लेके आऊँ। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नाउ आज का टॉपिक अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में दिया हुआ है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको। ये बेसिकली पार्ट 4 में दिया गया है। कौन से आर्टिकल, फ्रॉम आर्टिकल 35 टू 51। ठीक है, इट इज़ अ बेसिकली अ नोबल फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? DR अम्बेडकर जी ने कहा। ठीक है, द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरो आइडिया ऑफ द DPSP। DPSP हमने कहाँ से बोरो करा? बेसिकली DPSP हमने इरिश से बोरो करा, और इरिश ने कहाँ से बोरो करा? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा। तो अल्टीमेटली कर को आ जाए कि DPSP का जो प्रोविजन है हमने कहाँ से बोरो करा? सिंपल सा आपको याद रखना है, हमने इरिश से बोरो करा। ठीक है भाई, ये चीज़ याद रहेगी। नाउ बेसिकली मेजर एम क्या है DPSP का? DPSP का सिंपल सा एक मेजर एम होता है कि टू प्रोवाइड द सोशो इकोनॉमिक राइट। बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स का जो मेजर जो एम होता है वो क्या प्रोवाइड करना होता है? टू प्रोवाइड द सोशो एंड पॉलिटिकल राइट। DPSP का क्या है? टू प्रोवाइड द सोशो एंड इकोनॉमिक राइट। सिंपल सा सीधे वर्ड्स में याद रखना। ठीक है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी, चीज़ों को सिंपल वर्ड्स में याद रखनी है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर है प्रीलिम्स का पेपर। अभी मेरा एम और आपका भी एम यही होगा कि प्रीलिम्स को पहले क्वालिफाई करें, जब मेंस की बात होगी तो मेंस को भी उसी ही अप्रोच से और उसी ही इंटेंसिटी के साथ करवाएंगे। ठीक है, सेकेंड एम क्या रहता है? टू इम्प्लीमेंट द DPSP इज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन अ स्टेट। ये DPSP को इम्प्लीमेंट करना ये मॉरल ऑब्लिगेशन होता है स्टेट का। स्टेट क्या ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कि वो DPS को इम्प्लीमेंट करा ही कराए। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है, क्योंकि DPSP इज बेसिकली अ नॉन जस्टिसेबल, नॉन लीगली इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, अगर आपका DPSP वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा DPSP वायलेट हो रहा है, मुझे जस्टिस दो। ठीक है, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 और 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो, सीधे कह सकते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। क्योंकि DPSP अंडर आर्टिकल 37 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट दैम। ठीक है, ये वॉलेंट्री है, करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करना। DPSP में बेसिकली क्या है? DPSP सिंपली
इट इज़ अ डायरेक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट। स्टेट मीन्स व्हाट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसमें सिंपल सी बात यह है कि डीपीएसपी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोविज़न हैं, इसको गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन देयर पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज में आपको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट कंपेल्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। लेकिन DPSP is basically a fundamental in governance of the country. DPSP is a fundamental in governance of the country. बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सा पूछ सकता है कि फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, DPSP फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी। आंसर क्या होगा, DPSP। ठीक है, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू मेकिंग द लॉ, टू मेकिंग द लॉ। क्लियर है भाई, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार रीड करिएगा, रिवाइज करिएगा, चीज़ों का इजीली आप समझ लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP। भाई देखो, ऐसा क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ। क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 तरीके से किया हुआ है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड इंटेलेक्चुअल लिबरल। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ये क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया गया है। ठीक है ना, सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से हैं, गांधीयन कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं, सारे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और नीचे में एक एक डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। 38 किससे रिलेट कर रहा है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। 39 प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड, रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ हेल्थ। 39A फ्री लीगल एड। 41A वर्क प्रोफेस एंड पब्लिक असिस्टेंट। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। मैंने इसलिए कहा, मैंने चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको प्रोवाइड करवा दी हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ अब अपन एक एक देख लेते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है, बेसिकली यह सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं। फ्रॉम सोशलिस्ट प्रिंसिपल की अपन बात करते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है, बेसिकली आर्टिकल 38 बेसिकली सिंपल सी बात है, मिनिमाइजिंग द इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी बात याद रखनी है। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 का ABCDEF सारे प्रोविजन याद करने हैं। 39A सिंपल सा कहता है एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। 39B कहता है कि जो मटेरियल और रिसोर्सेज जो है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द इक्वल गुड। 39C कहता है कि स्टेट शैल अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन अ फ्यू हैंड। जो वेल्थ जो है वो फ्यू हैंड्स में नहीं रहना चाहिए, द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ नॉट इन अ फ्यू हैंड। नाउ 39D क्या कहता है, बेसिकली टू इक्वल पे, इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमन। 39E टू प्रोटेक्शन ऑफ द स्टैंड एंड हेल्थ ऑफ द वर्क। एंड 39F चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है भाई ये याद करने पड़ेंगे, टू द पॉइंट रटने पड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ये मिस मत करना। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये इस PDF में जो भी पॉइंट हैं वो टू द पॉइंट हैं। आपके RS प्रीलिम 2023 को ध्यान में रखते हुए ये सारे लेक्चर बनाए जा रहे हैं। ये सारे लेक्चर उन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और ये जितने भी PDF, जितने भी नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके RS प्रीलिम 2023 के ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको ध्यान से याद कर लेना। बस इतना कर लिया, RS प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकने का। 41A में क्या दिया हुआ है, सिंपल सा दिया हुआ है, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अ केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। 42 क्या बोलता है, बेसिकली सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ अ वर्क प्लेस एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 क्या बोलता है भाई, आर्टिकल 43 में सिंपल सी बात कही हुई है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द ऑल वर्कर अ लिविंग वेजेस एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। 43A की बात क्या है, अब देखो कौन सा आर्टिकल किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो उसको टू द पॉइंट याद कर लेना, टू द पॉइंट अपने रट लेना। ठीक है, द स्टेट शैल टेक अ सिक्योर एंड पार्टिसिपेशन इन द वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री ये किस में दिया गया, आर्टिकल 43A में। आर्टिकल 47 बेसिकली में क्या है, अ लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 47 में दिया गया। गांधीयन प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था ऐसा क्लासिफिकेशन सोशली गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ये हमने खुद ने बनाया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। आर्टिकल 40 का कहता है, जो कि गांधीयन के अंदर आता है, कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाओ। ठीक है, आर्टिकल 43 क्या कहता है कि प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री। 43B क्या कहता है, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात होती है। 46 के अंदर क्या होती है, प्रमोट द एजुकेशन एंड
इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, SC एंड STs। 47 क्या बोलता है कि प्रोहिबिट करो कंजप्शंस ऑफ द इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट इंजरस टू द हेल्थ। ठीक है भाई, एक एक आर्टिकल को ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। That prohibited the cow, calf and milch, drought cattle and improve their breeds. Now directive principle of the liberal and intellectuals की बात जब हम करते हैं, इसके अंदर 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बोलता है। सीधा क्वेश्चन आएगा UCC किसके अंदर है, और भाई न्यूज़ में भी रहा है तो पूछ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 क्या बोलता है, आर्टिकल 45 बेसिकली क्या बोलता है, प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कंप्लीट द एज ऑफ द 6 ईयर। 6 साल तक की जब बच्चा है उसके चाइल्ड केयर और एजुकेशन का जो राइट जो है, जो डायरेक्टिव दिया गया है वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 45 में दिया गया है। और 6 ईयर टू 14 ईयर किस में दिया गया है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ ये मुझे बताइएगा, जो मैंने आपको बेसिकली लास्ट वीडियो में बताया था। कौन सा अमेंडमेंट था फंडामेंटल राइट में जो ऐड किया गया, आर्टिकल 21A एज अ राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 48 की बात करें तो इसमें सिंपल सा क्या हुआ है, टू ऑर्गेनाइजिंग द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे। 48 किसके लिए बात करता है, वही अभी मैं डिस्कस करा। 48A की देख लेते हैं, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है भाई, इन्वायरमेंट इंप्रूव करना है एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। किसका काम है, स्टेट का काम है। किस में दिया गया है, 48A के अंदर गया हुआ है। ठीक है, जो भी मैं ये आर्टिकल डिस्कस करता हूँ ये किसको ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये किसको इंप्लीमेंट करना है, ये स्टेट को इंप्लीमेंट करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, नाउ आर्टिकल 50 में क्या बोलता है, द स्टेट शैल टेक अ स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस एंड स्टेट। 51 क्या बोलता है, टू डिक्लेयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है भाई, जितने भी आर्टिकल थे आपके सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल और गांधीयन से रिलेटेड मैंने सारे यहाँ पे दे दिए हैं, बहुत कंसाइज वे में और बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने दे दिए हैं। आप इजीली इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अब कौन सा अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ ये भाई ऐसे कैसे रट लेना। ठीक है, जैसे मैंने दिया है सब जानते हैं, जैसे कि 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, और 42nd ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 आपके टाइम पे आया था। इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट ऐड हुए, प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक हुआ 39A जिसमें फ्री एंड लीगल एड ऑफ टू द पीपल पुअर बोला गया। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री। ठीक है, ये हटा लीजिएगा। ठीक है, एंड 48A टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, याद रखेंगे 49A, 43A, 48A अंडर आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली 38 इसके अंदर क्या बोला गया, इनइक्वलिटी जो है इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये किस में बोला गया, बेसिकली 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया एज ए आर्टिकल 38 के अंदर। ठीक है भाई, नाउ अब ये मैंने आपको डिफरेंसेस दे दिए हैं टेबल फॉर्मेट में, इसको ऐसे के ऐसे ही प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कल को अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं पूछा आपके RS प्रीलिम 2021 में भी और उससे पहले भी, लेकिन कल को पूछ ले तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट और DPSP में क्या डिफरेंस है। मैं बता देता हूँ आपको, आप एक बार PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, एक बार याद कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इतना आपने कर लिया ना, आपका RS का प्री कहीं नहीं रुकेगा, आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करोगे। ठीक है, वो बॉर्डर वाली बात नहीं रहेगी कि होगा नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्लियरली क्लियर करोगे कट ऑफ एकदम से। ठीक है, क्योंकि मैं एक स्टेप अहेड ही करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर RS ने जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जिस लेवल के, उससे एक स्टेप आगे ही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट बेसिकली नेगेटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव इन नेचर, ये जस्टिसेबल हैं, ये नॉन जस्टिसेबल हैं। ठीक है, एम क्या होता है फंडामेंटल राइट का, बेसिकली पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करवाना। DPSP का क्या एम होता है, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करवाना। इसका क्या नाम है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करवाना। ये बेसिकली लीगल सैंक्शन है स्टेट के ऊपर, ये मोरल सैंक्शन है
स्टेट के ऊपर, स्टेट चाहे तो प्रोवाइड करवाए, नहीं करवाए, आप इसमें कोर्ट पे अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन डीपीएसपी वायलेट होता है तो कोर्ट पे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल की बात करता है, फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी की बात करता है। डू नॉट रिक्वायर द लेजिस्लेशन टू द फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके लिए मुझे लॉ लाने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली ऑटोमेटिकली इन्फोर्स है। इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आपको डायरेक्टली आपको ये राइट है, इसके लिए मुझे कोई लॉ लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे कोई लेजिस्लेशन लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मुझे लॉ लाने की जरूरत होती है, ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, दे रिक्वायर द लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। अगर मुझे राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलेंट, आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट करवाना है तो मुझे लॉ लाना पड़ेगा। इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू पुअर करवाना है, फ्री लीगल एड पुअर्स को प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। लेकिन राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन करना है, उसके लिए कुछ नहीं लाना। ठीक है, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, उसके लिए लॉ नहीं लाना, वो आपको बेसिकली ऑटोमेटिकली आप पे इन्फोर्स है, आपको वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड है। नाउ इसमें आप अगर आपका कोई भी लॉ वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। अगर आपका डीपीएसपी वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में अप्रोच नहीं करोगे कि भाई मेरा डीपीएसपी वायलेट हो रहा है, क्योंकि दीज आर इन नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल। द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर द लॉ वायलेट द डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। ठीक है भाई, याद रखेंगे। ओके, नाउ यहाँ से क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, आपके पिछले 2003 से 2021 तक 6 क्वेश्चन इस टॉपिक पे से पूछे गए हैं। उस 6 में से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पे से पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चन आपके बेसिकली आर्टिकल से आए। 2021 में 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आर्टिकल से और एक क्वेश्चन इससे, केस से। अब समझना, ध्यान से सोचना, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना, बहुत सिंप्लीफाई वे में मैं समझाऊंगा, चीज़ों को समझ लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बताने वाला हूँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी। देखो एक चीज़ बात सुनो कि हरदम गवर्नमेंट के बीच पे और जुडिशरी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेके। कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है किसके और कौन नहीं है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेके। ठीक है भाई, सबसे पहला जो केस आता है वो आता है चंपाकम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 का केस। बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, टसल की बात आती है कि कौन सा सुपीरियर है कौन सा इन्फीरियर है, तो उन केस में जो फंडामेंटल जो राइट जो है वो सुपीरियर होगा और डीपीएसपी इन्फीरियर होगा। मीन्स व्हाट, डीपीएसपी इज सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी इज अ सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ लिखी है। इट डिक्लेयर दैट द फंडामेंट डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कन्फर्म एंड टू रन एज अ सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों, व्हाट इज द रीजन, टसल क्यों हुआ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, और ये 1951 में ही क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ उस टाइम। आपका 47 में इंडिपेंडेंस मिली, उसके 2-3 साल बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उसके बाद ही ये टसल क्यों क्रिएट हुआ। बेसिकली रीज़न क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंट जो गवर्नमेंट जो थी वो बेसिकली सोशलिस्टिक पैटर्न पे वर्क कर रही थी। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट सोशलिस्टिक पैटर्न पे वर्क कर रही थी तो वो बेसिकली वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रही थी, और जो पॉवर्टी जो थी, जो गरीबी जो थी, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही थी। ठीक है, जो पुअर फार्मर जो थे उनके पास भी एक डायरेक्टिव है राइट टू लाइवलीहुड एंड वर्क का। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक स्टेप लिया, उन्होंने जितने भी जमींदार और लैंड होल्डर जो थे, जिनके पास भी एक्स्ट्रा लैंड जो थी, उसको उन्होंने लेना चालू किया। और वो जमींदार लैंडलॉर्ड्स के पास एक्स्ट्रा लैंड कहाँ से आई भाई, वो इन्हीं ही पुअर फार्मर, इन्हीं ही स्मॉल फार्मर की लैंड थी, जो कि इन्होंने ब्रिटिश रूल्स के टाइम इनसे ले ली थी, छीन ली थी। अब गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि भाई हम एक वेलफेयर पैटर्न, एक सोशलिस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, एक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इनके पास भी एक डायरेक्टिव है लाइफ टू लाइवलीहुड एंड वर्क का। और भाई फार्मर के पास तो एक ही वर्क है, वो तो एक ही ऑक्यूपेशन है, उसके बाद तो फार्मिंग, और उसके पास बेसिकली लैंड नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा लैंड इनके पास है, जो कभी इन्हीं की हुआ करती थी, जो इन्होंने इनसे ले ली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इनको वापस दी जाए, किस तरीके से दी जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिए। गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक कैप लगा दी। मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी 100 हेक्टेयर है, जिसके भी ऊपर, जिसके पास भी इससे ऊपर लैंड है, जिस भी
जमींदार और लैंड होल्डर के पास, लैंडलॉर्ड के पास, उससे ऊपर की लैंड जो है वो गवर्नमेंट ले लेगी और उसको इन पुअर फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट लॉ लेके आ गई। इसके ही अगेंस्ट में हुआ क्या कि जितने भी जमींदार लैंड होल्डर थे वो कहाँ चले गए भाई, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट था। और राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया, हालांकि मैं बताऊंगा, किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। उन्होंने कहा भैया हमारी लैंड जो है हमसे ली जा रही है और वो पुअर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है, हमारा फंडामेंटल राइट जो हो रहा है वायलेट हो रहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में चंपाकम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई डीपीएसपी इज अ सब्सिडरी ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप कहते हो कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल हैं, जस्टिसेबल हैं, और एक तरफ आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द पुअर्स के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया फंडामेंटल राइट आर द सुपीरियर दैट डीपीएसपी। ठीक है भाई, डीपीएसपी इज अ सब्सिडरी ऑफ द फंडामेंटल राइट। इस केस में इतना सा का समझ आ गया। और भाई समझ ना आ रहा हो कुछ भी चीज कमेंट में पूछ लेना, मैं हर बार कह रहा हूँ डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, इतने क्लियर वे में कोई नहीं समझाएगा आपको। नाउ गोलकनाथ केस में 1967 में भाई नॉर्मल सी बात है, उन्होंने कह दिया कि भाई डीपीएस गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई हमें पॉवर्टी कम करनी है, गरीबी कम करनी है, हमें सोशलिस्टिक पैटर्न पे काम करना है, हमें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है इनकी लैंड होल्डिंग जो है उसको नहीं ले सकते हो क्योंकि इनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। और डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि आपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल हैं, जस्टिसेबल हैं। इस केस के अंदर फिर सेकंड केस आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जजमेंट दे दिया कि भाई पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, चेंज करने की पावर नहीं है। फंडामेंटल राइट इज सैक्रोसेंट, फंडामेंटल राइट इज बेसिकली परमानेंट इन नेचर। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को चेंज करने की परमिशन नहीं है, पर उनके पास ये पावर नहीं है। अब गवर्नमेंट का एक्शन आने था, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेगी कि भाई आप जो है, हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली कंडीशन जो इंडिया में बनी हुई है, इतनी इनइक्वलिटी बनी हुई है, इतनी गरीबी बनी हुई है, इतने पुअर फार्मर्स को जो उनके डायरेक्टिव जो है उनको वो मिले। आप ये कह रहे हो कि हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम फंडामेंटल को चेंज कर सकें, और एक डायरेक्टिव जो मिला हुआ है पुअर फार्मर को और पुअर पीपल को कि राइट टू लाइवलीहुड का, वो हम नहीं दे पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट क्या करा, गोलकनाथ केस के अगेंस्ट में पार्लियामेंट ने क्या रिएक्शन दिया, ये बेसिकली 24th अमेंडमेंट लेके आ गए। 24th अमेंडमेंट 1971 और 25th अमेंडमेंट 1971 लेके आ गए पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या करा, पार्लियामेंट ने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट के पास पावर है, वो फंडामेंटल राइट को बेसिकली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेना। 24 अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज, टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय एक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नमेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकते हैं। 25th अमेंडमेंट में क्या कहा इन्होंने, ये बेसिकली इन्होंने 31C को इंसर्ट करवाया। आर्टिकल 31C को फ्रॉम आर्टिकल 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्होंने इंसर्ट करवाया। भाई एक एक अमेंडमेंट, एक एक आर्टिकल याद रखना, इस पीडीएफ में एक एक सिंगल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने रेड मार्क से बोल्ड करे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्होंने आर्टिकल 31C को इंसर्ट करवाया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने। 31C में इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर हम कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करते हैं, कोई भी मीन्स व्हाट, अगर अब हम 39B और 39C को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके इम्प्लीमेंट से
आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 का कोई वायलेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। आर्टिकल 39B ये कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कॉमन गुड, कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बोला था, जो लैंड जो है वो जमींदार लैंड होल्डर्स के पास जो मैक्सिमम लैंड जो उन्हीं के पास है, उसको लेके जो वो पुअर्स फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, वो आर्टिकल 39 बेसिकली बी को ही तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कॉमन गुड। और 39C में क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, कि वेल्थ जो है वो कुछ ही लोगों के हैंड में नहीं रहनी चाहिए। तो वेल्थ को और रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर बात आती है इन चीज की, तो अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 का अगर वायलेशन होता है, एब्रोगेट होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने 31C के फर्स्ट प्रोविजन में बोला। सेकंड प्रोविजन में इन्होंने बोला कि अगर 31C को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर कोई लॉ हमें लाना पड़े, तो उसका वो लॉ आप किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। नो लॉ कंटेनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ गिविंग द इफेक्ट ऑफ सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इज डज नॉट गिव द इफेक्ट ऑफ सच पॉलिसी। 31C को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी पॉलिसी हम लाएं, आप उस पॉलिसी को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्लियर है भाई। नाउ इसके अगेंस्ट में आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ने कहा कि भाई आपका 31C का जो फर्स्ट प्रोविजन है वो ठीक है कि आपने 39B और C को इम्प्लीमेंट करवाना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को करना है। ओके, उसके करने से अगर 14, 19 और 31 का वायलेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये कहना चाह रहे ठीक है। लेकिन ये क्या मतलब है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो उसको आप किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती ने क्या करा, 39(1)(c) का जो सेकंड प्रोविजन जो था ये वाला, इसको क्या कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया जुडिशरी रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशरी रिव्यू एक बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि आप जो पॉलिसी ला रहे हैं टू इम्प्लीमेंट द 31C, आप उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। इट्स अ रॉन्ग, ये जुडिशरी रिव्यू का पार्ट है। तो केशवानंद भारती के केस से ही बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का ओरिजिन होता है। और क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा क्या नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इन्होंने बेसिकली इस केस में ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है। इन्होंने सिंपल सा कहा कि भाई जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाएगी वैसे वैसे इसकी जो डेफिनेशन जो है बेसिक स्ट्रक्चर की वो भी डिफाइन होती जाएगी। ठीक है भाई, ये इन्होंने यहाँ पे बोला, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट अबव सेकंड प्रोविजन ऑफ द 31C अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस कैन नॉट बी टेकन अवे। However, the above first provision of the 31C held unconstitutionally invalid. ठीक है। Now, 42nd Amendment Act 1976. 42nd Constitution Amendment Act 1976 बेसिकली इमरजेंसी के टाइम आया और ये बहुत फेमस अमेंडमेंट है। 42nd एंड 44th Constitution Amendment Act। इन्होंने ये कहा कि भाई 31C में जो आप कह रहे हो कि अगर हमें 39B और C को अगर इम्प्लीमेंट करवाएं तो अगर 19, 14 और 31 का वायलेशन हो रहा है तो होने दो। आप यही कह रहे हो ऊपर वाले केस में 25th अमेंडमेंट एक्ट लाके इन्होंने यही बोला कि 14, 19, 31 का अगर वायलेशन हो रहा है, अगर वायलेट हो रहे हैं, अगर हम 39BC इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने यही बोला। 42nd अमेंडमेंट में एक्ट में आके ये बोला गया कि आप 39BC के अलावा कोई भी DPSP को अगर इम्प्लीमेंट करवाते हो और उसके अगेंस्ट में अगर 14, 19, 31 का अगर वायलेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैंने यहाँ पर ये लिखा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया, द पोजिशन ऑफ द लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी ऑफ द DPSP ओवर द फंडामेंटल राइट कन्फर्म्ड बाय द 14, 19 एंड 31। ठीक है, तो इन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि सारे DPSP जो है वो सुपीरियर हैं
और वो बेसिकली सुप्रीमेसी टू द डीपीएसपी ओवर द फंडामेंटल राइट ऑफ द 14, 19 एंड 31। ठीक है भाई, ये इन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखो अगर कोई चीज़ बीच में नहीं आ रही हो, ये सीक्वेंस है एक पूरा, ठीक है, इस सीक्वेंस में समझ लेना यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले साल भी क्वेश्चन लास्ट आपके पेपर 21 में पूछा गया था, आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल केस जब आया मिनर्वा मिल केस में, इन्होंने ये कहा कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड इन्होंने शो करा सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये मतलब नहीं है कि आप 31C के अंदर आप सारे डीपीएसपी को आप इम्प्लीमेंट करवा दो, कि जो भी आप डीपीएसपी जो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, अगर उसमें 14, 19 और 31 का वायलेशन होता है तो वो वैलिड है। ये इन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मिनर्वा मिल केस में सिंपल सा कहा कि भैया आप अगर 39B एंड C को इम्प्लीमेंट कराते हो तो 14 और 19 का वायलेशन होता है तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना भी जरूरी है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को का करना भी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज इनइक्वलिटी इन इंडिया जो है वो बढ़ती ही जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन अ मीन ऑफ द प्रोडक्शन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मीन ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, अगर ये नहीं किया तो जो रिच पर्सन है वो रिच ही होता जाएगा और जो पुअर पर्सन है वो पुअर ही होता जाएगा। तो इस चीज को करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस ने कहा कि अगर आप 39B एंड C के जो डीपीएसपी को अगर इम्प्लीमेंट करा रहे हो, अगर उसमें 14, 19 का अगर वायलेशन हो रहा है तो कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा अगर किसी भी चीज पे और किसी भी इम्प्लीमेंटेशन पे अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो वो जो लॉ, रूल, ऑर्डर, पॉलिसी को जो है वो इनवैलिड कर दिया जाएगा। प्रेजेंट कंडीशन क्या है ये समझो कि 39B और C को अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो आप 14 और 19 का वायलेशन हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट बेसिकली सुपीरियर देन डीपीएसपी। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये है फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर देन द डीपीएसपी। डीपीएसपी के कोई भी प्रोविजन को अगर आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, करवाओ। ये बेसिकली एक मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन से कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 39B और C को अगर इम्प्लीमेंट करवा रही है और उसमें अगर 14 और 19 का वायलेशन हो रहा है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्योंकि ये वैलिड है। ठीक है भाई, ये चीज़ याद रहेगी। नाउ एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मैंने 19 क्यों हटाया? 19 इसलिए हटाया क्योंकि मिनर्वा मिल केस बेसिकली 1980 में आया था और जब तक राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी की तो बात ही खत्म हो गई थी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी अभी लीगल राइट बना दिया है बेसिकली 300A के अंदर। ठीक है भाई, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, पहले आर्टिकल 31 की तो बात खत्म ही हो जाती है। तो फाइनली ये मिनर्वा मिल केस में बोला गया कि 39B एंड C डीपीएसपी जो है इज सुपीरियर देन द फंडामेंटल राइट। इसके अलावा जो भी है अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाना है तो आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट, वायलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, ये सारे मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस क्या था क्या नहीं था। गोलकनाथ केस में क्या बोला था फिर रिवीजन कर लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ केस में सिंपल सा ये बोला कि फंडामेंटल राइट क्या है, सैक्रोसेंट है, परमानेंट हैं और डीपीएसपी बेसिकली सब्सिडरी हैं फंडामेंटल राइट के। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट सुपीरियर देन द डीपीएसपी। पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट में बेसिकली इससे पहले चंपाकम केस में क्या बोला गया, चंपाकन केस में क्या बोला गया, यही बोला गया था कि फंडामेंटल राइट बेसिकली सुपीरियर हैं डीपीएसपी से। उसके बाद आपका गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट को चेंज करने की और अमेंड करने की पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास। 24th अमेंडमेंट में क्या लेके आए पार्लियामेंट कि हम जो है फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 31C को इन्होंने इंसर्ट करवाया। 31C में इन्होंने दो चीज़ लगाई, ये क्या थी,
31C में पहला प्रोविज़न ये डाला कि 39B और C को अगर इम्प्लीमेंट करवाना है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड रोकनी है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, तो 14, 19 और 31 का अगर वायलेशन होता है, अगर वो एब्रोगेट होते तो कोई इशू नहीं है। और सेकंड प्रोविज़न इन्होंने ये डाला, अगर 31C को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई पॉलिसी हमें लानी पड़ी तो वो किसी भी कोर्ट में आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसके अगेंस्ट में केशवानंद भारती केस आया 1973, उसमें ये बोला गया भाई जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप ये 31C के अंदर जो सेकंड प्रोविज़न आपने जो डाला है कि किसी इस पॉलिसी में वो आप किसी भी जो भी पॉलिसी हम लाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने को आप किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये गलत है, क्योंकि जुडिशरी रिव्यू इज बेसिकली या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का ओरिजिन 1973 केशवानंद भारती केस से हुआ था, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है गवर्नमेंट। इसके अंदर इन्होंने बोला ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी है, इन्होंने बोला ना कि 31 और BC को इम्प्लीमेंट करवाने से 14, 19, 31 के वायलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कोई भी DPSP को इम्प्लीमेंट करवाने से, कोई भी सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, अगर कोई भी DPSP को इम्प्लीमेंट करवाने से अगर 14, 19, 31 का अगर वायलेशन होता है तो वो क्या होंगे, वैलिड होगा। मिनर्वा विल केस ने बोला कि नहीं, ये रॉन्ग है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा दिया हुआ है फंडामेंटल राइट इज इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसेबल, ठीक है। इन्होंने बोला कि 31B एंड C को ही इम्प्लीमेंट कराने से अगर 14 और 19 का वायलेशन होता है तो वो वैलिड है। अगर स्टेट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, पार्लियामेंट चाहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ जो है वो कम हो और इक्विटेबल रिसोर्सेज और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कम हो, उसके लिए गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लाती है और उस पॉलिसी से अगर 14-19 में अगर कोई वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट पे वायलेशन है, इफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द 31, 39B एंड C, ठीक है भाई। ये चीज़ें को बिल्कुल से ध्यान रख लेना। और राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट में निकला, कब निकला, ये भी ध्यान रखना। सारे केसेस करवा दिए, इस PDF से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। टोटली याद कर लेना, कंप्लीट है DPSP, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कंसाइज वे में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है भाई। और पिछले लेक्चर देखते चलो, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा आपको। रिवाइज करते चलो, टाइम बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास लाएंगे वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे से लाएंगे, छोटी रहेगी क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो चैनल को, वीडियोस को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप्स में, लाइब्रेरी में जहाँ आप पढ़ते हैं, अपने रूम पार्टनर के साथ, जहाँ भी हो सकता है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसको बेनिफिट मिले। और मैं भी एक बहुत अच्छा एक और भी अच्छा कंटेंट डेवलप करूँ ताकि आपको सिलेक्शन नहीं रुके, ठीक है। शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो चैनल को, ताकि आपके लिए और भी अच्छे वीडियो और भी स्ट्रेटेजी वीडियोस आती रहें, ठीक है भाई। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।